आज क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं कि मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। सबसे बहुत बस यही बात है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, केवल आप अपने मेहनत से खुद आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है, न दोस्त, न यार, न दुनियादारी, कुछ नहीं। आप समय क्या बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो तय मानिए कि आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। आज के ज़माना में सिर्फ आपको हारने का इंतज़ार किया जाएगा, समझ गए। अभी तय खुद आप कीजिएगा। इसी पर एक बात है कि मेरे जेब में छोटे सा सुराख क्या हुआ कि सिक्के से ज़्यादा अपने गिर गए, समझ गए। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जिस दिन आपके जेब में सुराख होगा उतना सिक्का नहीं गिरेगा जितने आपके अपने गिरेंगे। तो हम तो यही उम्मीद चाहते हैं कि आप अपने जेब में सुराग होने ही ना दें। ये भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता चलता है ना कौन अपना है कौन पराया है, समझे। तो बस मेरा बात मानिए, अब दो ही काम कीजिए। आपको जितना हमने पढ़ाया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट लगाइए। मेरा बात मान लीजिए, अगर चाहते हैं कि एक बार में क्या हो जाए, सफल हो जाए, तो आप 70% आपका जीएस मजबूत हो जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव लुसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाने से। मेरा बात मान लीजिए, समझ गए। हर कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन तक आपका साथ नहीं दे सकता, समझे। तो मेरा बात मानिए और वो काम कर लीजिए। चलिए शुरू करते, लाइए कुछ पूछ लेते हैं। याद है या नहीं, दीजिए, कॉपी दीजिएगा, छोड़ दें। शून्य काल कब से कब तक चलता है? 12 से 1 तक चलता है, ठीक है। और प्रश्न काल कब से कब तक चलता है? 11 से 12। देखिए ये सब हम बार इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सब क्या है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। अगर यहाँ से पढ़ाया गया क्वेश्चन एग्जाम में आपसे छूटता है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि आपसे पढ़ा गया क्वेश्चन छूट गया तो आप उसी समय एग्जाम से क्या हो जाइएगा, बाहर। और दूसरी सवाल एग्जाम में एक ख्याल रखिएगा कि जो आसान क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, वो हमसे गिरे नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन किसी से बनता नहीं है और सारा नॉर्मल क्वेश्चन कोई छोड़ता भी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपने मैच्योर हैं, उम्र में तजुर्बा है आपको हर चीज़ का, हर व्यक्ति को। हमसे ज्ञानी भी हैं आप लोग। अनुच्छेद 100 में क्या है? गणपूर्ति है। गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य चाहिए? हाँ, 1/10 बोलिए, 55 नहीं बोलिए। 1 बटा कितना रहेगा? 10 रहेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। इसको याद रखिए। सब हम बोलते हैं पॉलिटी के 4 बैच पढ़ाए, 4 में किसी को सब नहीं बताए हैं। तो प्राक्कलन में कितने होते हैं? 30, ठीक है। इसमें लोकसभा कितने होते हैं और राज्यसभा के 0। और लोक लेखा समिति कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो राज्यसभा कितने होते हैं? सबसे बड़ी समिति कौन हो गया? प्राक्कलन समिति हो गया। चलिए ठीक है। बस इसी प्रकार से क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है। अनुच्छेद 89 में क्या है? हाँ, ठीक है। राज्यसभा और उपसभापति का चर्चा है। और अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है, ठीक है। आज आपको पढ़ावेंगे हम ज्योग्राफी, ठीक है। आज क्या पढ़ाएंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम आपको नदी पढ़ाएंगे आज। तो आप हेडिंग बना लीजिए, भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। हेडिंग बना लीजिए, भारत का अपवाह तंत्र।
सही से बैठो, ऐसे पैर का क्या बैठल है। भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र। पहले छोटा सवाल करते हैं जो एग्जाम में तो आएगा नहीं, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको जानकारी क्या हो जाना चाहिए, रहना चाहिए। तो बताइए कि नदी किसे कहते हैं। हम तो इस पर चर्चा करवे करेंगे, अपवाह तंत्र पे चर्चा करेंगे। अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, नदी किसे कहते हैं, ये सब नॉर्मल सा सवाल है। नदी किसे कहते हैं, पानी तो कुइयों में रहता है, पानी तो नलियों में रहता है। क्या देखो, तो नलिया के दोनों तरफ भूमि है, अभी इसमें पानी बह रहा है, तो नदी हो गया ना। तालाब में भी चारों तरफ से भूमि रहता है, बीच में पानी रहता है। गड्ढा में भी जरा भैंसिया बोरता है, उसमें भी रहता है। क्या छोट छोट चीज नहीं जानते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। प्राकृतिक रूप से प्रवाहित जलधारा को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रवाहित जलधारा को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। ये सब चीज नहीं पता, हम जानते थे कि पता तो नहीं होगा। लिखिए, प्राकृतिक रूप से प्रवाहित जलधारा को नदी कहते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रवाहित जलधारा को नदी कहते हैं। एक बोलते हैं अपवाह और एक बोलते हैं अपवाह तंत्र। एक बोलते हैं अपवाह और एक बोलते हैं अपवाह तंत्र। तो जब आप अपवाह ही नहीं समझिएगा तो इसको समझिए कैसे कि अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, समझे। इसे बेसिक बता दे कि छोड़ दे, बता दीजिए। तो ये पहले समझ गए, प्राकृतिक रूप से प्रवाहित जल धारा को हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। प्राकृतिक मतलब समझ गए, कोई लगातार 24 आवर कई वर्षों से झरना निकल रहा है, उससे क्या निकल रहा है, पानी बह रहा है। और पानी हमेशा क्या सालों भर बहते जा रहा है। जैसे एक हिमनद से नदी, जैसे हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, तो वो प्राकृतिक हुआ कि नहीं हुआ, क्या हम उसमें कुछ हस्तक्षेप किए हैं, पानी उनी दिए हैं एक लोटा, इल्ला गंगा मैया बहिया, ऐसा किए हैं नहीं। तो ये समझ, नदी किसे कहते हैं, प्राकृतिक रूप से प्रवाहित जलधारा को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। अपवाह, तो अपवाह किसे कहते हैं। हिल रहा है, क्या कर रहे हो, बच्चा है, कोई बात नहीं है। लिखिए इसमें, निश्चित मार्ग जलधारा को, हाँ अपवाह में लिखिए, निश्चित मार्ग जिसे हम भी लिख दे क्या, निश्चित मार्ग जिसे जलधारा, जिसे जल का प्रवाह होता हो, जलधारा नहीं, जल का प्रवाह होता हो, जिसे जल का प्रवाह होता हो, जिससे जल का प्रवाह होता हो उसे क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। देखिए, अपवाह तंत्र में बहुत सारा चीज आता है, ठीक है। ये अपवाह समझ गए कि इसमें क्या हो, एक निश्चित जल का क्या हो, प्रवाह हो, माने एक क्या हो, निश्चित हो, अनिश्चित नहीं हो। जैसे गंगा नदी का जल तक क्या है, एक निश्चित है कि नहीं है। अब इन्हें ढाढर नदियों, ये सब क्या बगलवा में है ना, ढाढर है, फल्गु है, पैमार है, ये सब बरसाती नदियां हैं। जो कहरी है, हाँ, ये भी वजीरगंज वाला जो कहरी है, हाँ
फल्गु, फल्गु नदी है, लेकिन सब क्या है? बरसाती नदी है। ये सारे के सारे क्या है? बरसाती नदियां हैं। क्योंकि छोटा नागपुर के पठार से जितने भी नदियां निकलेगा तो पठार में पानी कहाँ से आएगा? जब तक बरसात नहीं होगा तब तक पानी नहीं आएगा। कभी सुने हैं कि फल्गु में 12 मास पानी रहता है? फल्गु के बारे में एक धार्मिक ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता के द्वारा क्या दिया गया था? श्राप दिया गया था। ठीक है, माता सीता के द्वारा 4 लोगों को श्राप दिया गया था और 4 लोगों की परिस्थिति भी क्या है? वैसे ही है। समझे? तो नारी का श्राप गलती से भी नहीं लेना चाहिए। लड़की का ले लो शादीशुदा नारी का नहीं। नहीं, सच बता रहे हैं। लड़की का श्राप से कौन फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ये एक लिखिए। देखिए अपवाह तंत्र पहले समझते हैं तब क्या लिखेंगे? अपवाह तंत्र लिखेंगे। समझ गए? देखिए अपवाह तंत्र में मुख्य नदी हम किसको बना लिए हैं? गंगा को। तो ये हमारा क्या हो गया? गंगा हो गया। और गंगा में एक नदी से कौन सा मिलता है? यमुना। एनएस यमुना में कौन मिलता है? सोन के रख ले। सोन तो सीधा कैसे मिलता है? गंगा मिल जाएगा ना सोन जाकर के। चंबल, चंबल मिलता है ना? चंबल। एक फिर कौन मिल जाता है? किन। फिर कौन मिल जाता है? बेतवा। देखिए इसकी उप सहायक नदी कौन हो गया? गंगा। गंगा की उप सहायक कौन हो गया? यमुना। और यमुना के उप सहायक कौन कौन हो गया? चंबल, किन, बेतवा। ये सब उप सहायक हुआ नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। एक नदी में 2-3 नदियां क्या बन जाए? उप सहायक या उपगौण नदियां का जो निर्माण कर दे उसी को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो आप समझे अपवाह तंत्र? अपवाह तंत्र के मतलब हुआ कि एक नदी में कई सारी नदियां का धारा क्या हो जाएगा? सम्मिलित हो जाएगा। कई सारी नदियां का धारा क्या हो जाएगा? सम्मिलित हो जाएगा। ये समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे कि हमको माला पिरोना है, हमको माला पिरोना है, तो माला पिरोने के लिए क्या एक मोती से माला पिरो लेंगे हम? उसके लिए क्या चाहिए? अनेक सारे मोतियां चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? माला पिरो पाएंगे। इसीलिए ये तो अपवाह हो गया। ये अगर एक नदी दिए तो क्या बन गया? अपवाह बन गया। तंत्र के मतलब क्या होता है? ढेर सारा। तंत्र के मतलब क्या होता है? बहुत सारा। ग्रुप में, समूह में, समूह समझते हैं ना? जातीय संज्ञा, व्यक्तिगत संज्ञा क्या होता है? खुद एक व्यक्ति क्या कर रहा है? पहचान दे रहा है। लेकिन समूह में क्या कर रहा है? ढेर सारा। कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसी लिए तंत्र बनने के लिए क्या चाहिए? ढेर सारी नदियों का समूह चाहिए। ढेर सारी नदियों का समूह चाहिए। तो इसीलिए तो क्या बोल रहे हैं? अपवाह तंत्र। क्योंकि गंगा तो मुख्य नदी है ही है। और गंगा में कौन जाकर मिल गया? यमुना। यमुना को सहायक कौन बन गया? चंबल। चंबल को सहायक कौन बन गया? केन, बेतवा। अरे रख लेना, क्या दिक्कत है? छिपरा, बनास, केन, बेतवा सब रख ले। हाँ तो बेकरा मिला देते हैं। ले एक सहायक नदी हो गया। क्या नहीं, हम तुम्हारा बात को काट नहीं रहे हैं। जो हम गलती हो तुम सुधार रहे, सही कर रहे हो। तो ये समझ गए अपवाह तंत्र। इसमें लिख लीजिए। लिखिए किसी मुख्य नदी, किसी मुख्य नदी, किसी मुख्य नदी, इसकी सहायक नदी, हाँ इसकी सहायक नदी कौमा, इसकी सहायक नदी कौमा, गौण सहायक नदी, गौण सहायक नदी, गौण बोलना नहीं पड़ेगा। गौण सहायक नदी। एक शिक्षक होने के नाते हमारा काम है कि आपको गलतियों पर क्या करना? सुधार कर देना। अगर हम देखते हुए भी आप गलती सुधार नहीं करेंगे तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हम खुद होंगे। क्या लिखा है? गौण सहायक नदी तथा उपगौण सहायक नदियों द्वारा, तथा उपगौण सहायक नदियों द्वारा, तथा उपगौण सहायक नदियों द्वारा निर्मित किया गया तंत्र, उपगौण सहायक नदियों द्वारा निर्मित किया गया तंत्र, निर्मित किया गया तंत्र अपवाह तंत्र कहलाता है। अपवाह तंत्र कहलाता है। निर्मित किया गया तंत्र अपवाह तंत्र कहलाता है। अब देखिए, आप नदी समझ गए, नदी किसे कहते हैं? अपवाह समझ गए,
एक निश्चित जलधारा को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और एक सहायक और उप सहायक नदियों क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ये समझ गए? ये तीनों क्लियर हो गया। देखिए ये सवाल बस हम इसीलिए बता दिए हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये हम क्या कर दिए, आपके जानकारी के लिए हम बता दिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, 5, 6, 7 के बच्चे इससे सवाल पूछ देता है, तो आपसे नहीं बनेगा। आप उसके लिए क्या कीजिएगा, गूगल का प्रयोग कीजिएगा। अब नहीं जानिएगा तो उसको डांट के भगा दीजिएगा, अरे निकल जैसे ऐसा सवाल पूछ रहा है, और डांट के भगाइएगा और फिर तुरंत ही गूगल करिएगा, फिर अरे यहाँ तो सवाल का उत्तर हम जान गए हैं। ये अक्सर होता है, समझ गए? चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। इसमें एक चीज और होता है, जल का अध्ययन क्या कहलाता है? जल का अध्ययन पढ़े है ना, फूलों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, ओपियोलॉजी पढ़े है ना। तो जल का अध्ययन, नदी का अध्ययन, समुद्र का अध्ययन, झील का अध्ययन है पता? लिखिए जल का अध्ययन। जल का अध्ययन, पेन खत्म। जल का अध्ययन है किसे कहते हैं? जल का अध्ययन जरा बताओ। आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, बताइए हमको। हैं? याद नहीं है? जल को अध्ययन को कहते हैं हाइड्रोलॉजी। यही सवाल अगर एग्जाम में आ गया, अब न बना दोगिएगा, पहले बनता नहीं बनता। इतना सोचने के शक्ति होता तो आप हमको क्या करते, बता देते। ठीक है, हाइड्रोलॉजी लिख दिया, हाइड्रोलॉजी। फिर लिखिए समुद्र का अध्ययन। किसे कहते हैं समुद्र का अध्ययन? बताइए। आप फिर जब बता देंगे तो हाँ पकड़ लेंगे। आप जानते हैं उसके बारे में हमने चर्चा भी किया है, लेकिन आपको दिमाग में नहीं आ रहा है। ओशियनोलॉजी लिखिए, ओशियनोलॉजी लिख दे क्या? ओशियनोलॉजी, ठीक है, देखिए लिख दिए हैं ओशियनोलॉजी। नहीं पता है, जानते थे, चर्चा भी किए हैं ओशियनोलॉजी के बारे में। और लिखिए झील का अध्ययन, लिख लीजिए। अरे जब तक है तब तक ले लीजिए। झील का अध्ययन, का पता आप छोड़ दीजिएगा, का पता हम ही छोड़ दें, ये भी तो हो सकता है। लिखिए झील का अध्ययन। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी, झील के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिमनो। नहीं लिखा है जी, आधा मत दीजिएगा। लिम्नोलॉजी, हाँ। अब बताइए नदी का अध्ययन। नदी का अध्ययन, नदी तो पढ़ा रहे हैं और नदी का अध्ययन ही पता नहीं है। लिखिए नदी का अध्ययन, नदी का अध्ययन लिम्नोलॉजी। बताइए, कुछ दिमाग पे जोर दीजिए, क्या होना चाहिए, सोचिए। बहुत बढ़िया, लिखिए पोटामोलॉजी। सर्च मार लिए का गूगल? तो पता था, पता था, तो बहुत अच्छा। पोटामोलॉजी, चलिए हो गया ने। अब ये 4 चीज नहीं जाने बिल्कुल, आप कुछ जानते होंगे, जैसे कि आप जानते थे नदी के अध्ययन के बारे में, पोटामोलॉजी, तो 3 तो नया सीखिए लिए हैं। अब चलते हैं अपवाह तंत्र की ओर, ठीक है। अब सीधा कहाँ चलते हैं? अपवाह तंत्र की ओर। तो देखिए भारत की अगर हम नदियों की बात करें तो भारत में छोटी बड़ी नदियां मिला करके 4000 प्लस नदियां हैं। प्लस या माइनस हम रख सकते हैं, लेकिन हमको उतनी सारी नदियां को तो पढ़ना नहीं, पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है, पागल हो जाएगा पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी, ठीक है। तो चलते हैं अपवाह तंत्र की ओर। अब
अब देखिए भारत का हेडिंग तो बना ही लिया है अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, एक उत्पत्ति के आधार पे और एक जल विसर्जन के आधार पे। तो आप भी इसको बांटिए दो भागों में। उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, और दूसरा बांटिए जल विसर्जन के आधार पे, जल विसर्जन के आधार पर, ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पे दो भागों हम बांटेंगे, हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे दो भागों में बांटेंगे हम, हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां, और दूसरा हम किसको बांटेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब देखिए जल विसर्जन के आधार पे हम तीन भागों में इसको बांटेंगे, ठीक है। जल विसर्जन के आधार पे हम इसको तीन भागों में बांटेंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल, नीचे निकाले, दिखेगा नीचे, नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, इसी को हम छोटा कर लेते हैं। एक तो हो गया हिमालयी नदियां, ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसमें आओ बहुत छोटा छोटा भाग था जो हमने काट दिया, बस ये क्या मतलब है, छोड़ देते हैं ये सब, इतना ही में तो पच नहीं रहा है आप लोगों से, हम देख रहे हैं। अब जल विसर्जन के आधार पे हम इसको दो भागों में बांटेंगे, एक कहाँ, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अगर तीसरा भी बांट दे तो अंतः प्रवाह नदियां, तीसरा क्या लिख दीजिए, तीसरा अंतः प्रवाह नदियां, ठीक है। तो जल विसर्जन के आधार पे हम नदियों को तीन भागों में बांटे, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा हमने बांटा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और तीसरा हमने चर्चा किया अंतः प्रवाह नदियां। अंतः प्रवाह पर लिख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं इस पे। पानी सही है, 3 से 5 पेट भर जाएगा ना, प्यास मिट जाना चाहिए। एक उम्र के बाद टेस्ट से मतलब नहीं रहता, फिर लगता है बस पेट भरे काम खत्म। टेस्ट तभी तक रहता है जब आप 20 से 18 से लेकर के 25-24 तक उम्र में रहिएगा, उसके बाद सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ बोलिए, नहीं दिख रहा है, लिख लिए, लिख ली लाडो। तो कभी आती है कभी नहीं आती है, तबीयत नहीं ठीक है, ये उम्र में तबीयत खराब होने की चीज़ है। ये सब बुढ़ौती में होता है कि 40 साल 35 साल की उम्र हो, जैसे हम हो गए 36 साल की उम्र हो गया है, तो हाँ, तो तबीयत खराब होते रहता है। तो इस उम्र में ही 18 साल 16 साल में तबीयत खराब होगा ना, हैं? क्या बोले, अरे बोल लीजिए, कस के बोलता कि हम लोग भी सुन के अच्छा लगे।
हाँ, हम सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। अरे 36 साल हो गया है ना, तो 36 से 4 40, 4 साल के बाद हम क्या लेंगे? 40 के बाद अरे 50 में ले लेंगे। 14 साल के बाद क्या ले लेंगे हम? वृद्धा पेंशन, और सीनियर सिटीजन बन जाएंगे हम। अरे नहीं लगने से क्या होता है, हम हैं 40 साल के, 40 साल के हैं, बात खत्म हो गया। हाँ क्या? हाँ शादी मेरा हो गया है, मेरा बच्चा भी है। प्रूफ मेरा स्टेटस चेक कर ले, मेरा स्टेटस चेक कर ले। प्रूफ क्या देना है? स्टेटस, हाँ इंस्टा स्टेटस, व्हाट्सएप पर स्टेटस, इंस्टा उन्टा चलाते हैं। AI कैसे होगा? गधा उधा है का रे? भाभी का हाल देखेगा, पागल आता है ने। भाभी छोड़ के भाग गई, ओकरा पसंद हम नहीं पड़े थे। अरे मरे से बढ़िया ना है कि भाग जाओ। ढकेल के मार देगी, जहर दे के मार देगी, फ्रिज में बंद कर देगी, डिब्बा में बंद कर, ड्रम में बंद कर देगी, और बढ़िया नहीं, अकेले कम से कम जी रहे हैं। उसको कोई आप पसंद आ गया, चल गई छोड़ करके। चलिए देखिए, हमने यहाँ भारत के अपवाद तंत्र को 2 भागों में बांटा, एक उत्पत्ति के आधार पे और एक जल विसर्जन के आधार पे। और जल विसर्जन उत्पत्ति के आधार पे हमने 2 भागों में बांटा, एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जब प्रायद्वीपीय भारत के पठार हम पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ हम नदियों का चर्चा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे कि नदियां 2 प्रायद्वीपीय पठार क्या कर रहा है, पठारों के बीच बीच से नदियां कुछ कुछ गुजर रही थी, याद तो नहीं होगा, हमको पता है। फिर जल विसर्जन के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा। एक हमने कहा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो कुछ नदियां जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इधर कौन सागर है? अरब सागर है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो बहुत सारी नदियां कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। और हमने एक कहा कि अंतःप्रवाह नदियां, मतलब खुद वो अपना क्या करता है, भारत में ही जरूर क्या कर देता है, विसर्जन कर देता है, और नदियां विलुप्त हो जाती है, जिसमें घग्गर हो गया, लूनी हो गया, है कि नहीं है। ये सब जो नदियां है क्या है? अंतःप्रवाह नदियां हैं। अब हेडिंग बनाइए हिमालयी नदियां। अब कौन हेडिंग बनाइए? हिमालयी नदियां। हिमालयी अपवाह तंत्र बनाइएगा, हिमालयी नदियां नहीं, क्योंकि इसे बहुत सारी नदियों को क्या है, जाल है। हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र। अब देखिए, हिमालय से 3-4 गो नदियां हैं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो निकलती है। पहले कौन हो जाएगा? गंगा नदी, दूसरा सिंधु नदी, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। जल्दी से लिखिए इसको। हिमालयी अपवाह तंत्र पहला कौन आ गया? गंगा नदी अपवाह तंत्र कर लीजिएगा, ये गंगा नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी, इसमें क्या है, अनेक सारी नदियां का विसर्जन होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। क्या भाई? हाँ बनाओ नहीं, नदी हिमालय से, हिमालय का अपवाह तंत्र है, और नदियों में फिर इतना इस चीज का तंत्र है। हिमालय से एक नदी नहीं निकल रहा है, बहुत सारी नदियां हैं, इसीलिए तो आपको अपवाह पढ़ाएं, फिर हम क्या पढ़ाएं, अपवाह तंत्र पढ़ाएं। ज्योग्राफी 3 बार पढ़ाएं, ये तीसरा में इतना डिटेल में जा रहे हैं, चौथा पढ़ावेंगे और डिटेल में जाएंगे, 5वां पढ़ावेंगे नहीं, फिर नहीं जाएंगे। ये अंतिम कैसे हो सकता है? पढ़ाई का अंत कभी हुआ है? शिक्षक एक ऐसा चीज होता है जो कुछ ना कुछ क्या करता है, अपना चीज बचा के रखता। पता है कि एक दिन चेला हमारे ऊपर हमला करेगा, तो जिस दिन हमला करेगा उस दिन तोड़ तोड़ रखते रहेंगे हम।
कि जरा एकरा समझा कर बताओ तो हमरा, तो कहीं तो पढ़ाई नहीं किया है, यही लगी तो नहीं पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर आकर के फंसेगा। समझ गए? आप खुद सोचिए ना कि आप जितना पैसा दे रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप खुद ये देख रहे होंगे। चलिए अब हेडिंग बना लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज। थोड़ा सा लिखिए इसमें, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज कि छोड़ दे इसको, लिख देंगे यार, छोड़ दे। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज, सब कौमा देखिए लिखिएगा, गंगा कौमा सिंधु कौमा ब्रह्मपुत्र कौमा सतलज पूर्ववर्ती नदी तंत्र का उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी तंत्र का उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी तंत्र का गंगा सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी तंत्र का उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी तंत्र का उदाहरण है। छूट गया क्या लाडो? छूट गया। उदाहरण है, जिन्होंने हिमालय को लंबवत, जिन्होंने हिमालय को लंबवत अपरदन कर प्राकृतिक, जिन्होंने हिमालय को लंबवत अपरदन कर प्राकृतिक दर्रे का निर्माण किया है। लंबवत अपरदन कर, लंबवत अपरदन कर, लंबवत अपरदन कर प्राकृतिक दर्रे का निर्माण किया है। ये बात समझ में आया? हिमालय को अपरदन माने क्या होता है? काटना छाटना। अपरदन मतलब क्या होता है? काटना छाटना। तो नदियों ने क्या किया है? हिमालय को क्या कर दिया? खड़े काट दिया है। माने क्या किया है? खड़े कटाव करते आया है। आप एक चीज छोटा सा नलिया के देख लीजिए, इन नलिया में जैसे पानी बह रहा है बगलवा वाला, तो ईटवा का क्या किया? धीरे धीरे ही घिस दिया कि नहीं घिस दिया है? अगर सोचिए कि अगर 70 का स्पीड से पानी चलेगा तो कितना घिसेगा? घिसेगा कि नहीं घिसेगा? आप जब भी बचपना याद कीजिए, जो बचपना में उदंड होंगे, लड़का में लड़कियां में तो बहुत कमी होती है, तो जिसके घर के बगल में नदी होगा, बरसात के मौसम जाते होंगे नहाए लगी, तो बड़ा क्या मिलता होगा? चिकना। कैसे रहता है? क्योंकि वो अपरदन कर रहा है। नदी क्या कर रहा है? अपरदन कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है? घिस रहा है, काट रहा है, उससे क्या हो गया है? चिकना हो गया है। एक उदाहरण हम ये भी दे सकते हैं। चलिए अब हेडिंग बनाइए, गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र। देखिए हम गंगा नदी अपवाह तंत्र, आप हेडिंग बनाइए, गंगा नदी अपवाह तंत्र। डस्टर कहाँ रखा? दिमागों ने काम कर रहा है रे। सही पासे में रखल हमको मिल नहीं रहा है। गंगा नदी अपवाह तंत्र। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है। नहीं है? यह भारत की सबसे पवित्र नदी है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसकी कुल लंबाई, बहुत बढ़िया, इसकी कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। यह भारत की क्या है? सबसे पवित्र नदी है। और ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। अब देखिए, गंगा नदी जो निकलती है तो कितने राज्यों से प्रवाहित होकर के आती है?
सवाल ये भी तो आ सकता है या नहीं आ सकता है? हैं? तो बताइए कितने राज्यों से होकर आती है? 4 राज्यों से। बहुत बढ़िया। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। जरा एटलस लेकर के आए हैं? एटलस निकाल लीजिए, और बेहतर क्लियर हो जाएगा एटलस लेकर आए हैं तो। जो नहीं लाए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ। आप जीवन में इसी प्रकार का काम करते रहें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मिल जाएगा ना? नदी निकाल लीजिएगा ना, गंगा नदी निकाल लीजिएगा ना, उम्मीद रखे ना आप लोग से। कभी पढ़ी भी है ले जाकर लेने के बाद? झारखंड के साहेबगंज को हल्का सा टच करता है। अरे मेरे भाई, हमने क्या बोला? साहेबगंज को क्या करता है? टच करता है। हम जानते हैं कि आप कहाँ पे हमसे लाके सवाल पूछिएगा, तो इस चीज का हम पहले से क्या रहते हैं। पेज नंबर 19 निकालिए ना, सब 19 से निकालो। वहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो। ये हो गया क्या? प्राकृतिक रूप में, ठीक है। ये हो गया भौतिक रूप में, हटा भौतिक बोल दिया, राजनीतिक रूप में, ठीक है। पेज नंबर 19, जिसके पास केजीएस का एटलस होगा वो पेज नंबर कितना निकालिएगा? 19। देखिए, हम रहे या ना रहे, इतना तो तय हो गया है कि आपको एटलस पढ़ने का तरीका हमने क्या किया है? सिखा दिया है। आप उस पर चलते रहिएगा, समझ गए? ये नहीं कि मास्टर हट गलो तो किसी के एक व्यक्ति के आने और नहीं आने से जिंदगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ऐसे रखिए। अब देखिए, गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरती है? 4 राज्यों से। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से निकलेगी तो कहाँ पहुंचेगी? देखिए, ये हमारा हो गया कहाँ? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड से निकलेगी तो कहाँ आ गई? उत्तर प्रदेश। तो पहला कौन राज्य हो गया? दूसरा कौन हो गया? तो क्या बिहार को गंगा नदी 2 भागों में विभाजित करती है? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो तीसरा राज्य कौन हो गया? बिहार हो गया। देखिए, थोड़ा सा टच करता है किसमें? साहेबगंज में। झारखंड जो है वहाँ साहेबगंज नाम के एक अति स्थान है, तो वहाँ क्या करता है? टच मारता है, लहरिया कट मारता है। तो लहरिया कट मार दिया। और सबसे मुख्य पिन किसमें आ गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना किलोमीटर? 110, 500 पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और उसके बाद फिर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो पहले हेडिंग बनाइए, मिला। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ उत्तराखंड मिल रहा है आपको। उत्तराखंड से निकलते हुए कहाँ गिर रही है? बिहार। बिहार के बाद देखिए, हम आपको बोले साहेबगंज, हल्का सा बोले, तो यहाँ पर देखिएगा झारखंड है। देखिए साहिबगंज है यहाँ, देखिए तो साहिबगंज हमने बोला। साहिबगंज मिला आपको? झारखंड में मिला कि नहीं मिला? एकदम देखिए, अरे बेवकूफो, यहाँ मिलेगा साहिबगंज, यहाँ है साहिबगंज। पैराटाउन मिला जी? हाँ मिला, हाँ ठीक है, वहीं पे। यहाँ बेवकूफ, यहाँ गंगा नदी पकड़ के आओ ना, देखो यहाँ साहिबगंज। हम कलम कहाँ रखे हैं? मिला साहिबगंज? अभी भी नहीं मिला। हाँ मिल गया। मिल गया तो बोलो ना, तब मिला साहिबगंज। तो देखिए, 4 राज्यों से क्या करता है? प्रवाहित होते हुए आती है। तो चारों राज्यों में लंबाई लिख लेते हैं। पहले लिखिए, उत्तराखंड में कितना किलोमीटर? उत्तराखंड 150। उत्तर प्रदेश सुनो, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर लिखिए। उत्तराखंड में 110, उत्तराखंड में 110, यूपी में 1450। उत्तराखंड में कितना किलोमीटर लंबाई है? 110 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितना? उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। उत्तराखंड 1450। बिहार में 445। बिहार में 445।
और पश्चिम बंगाल में 520। छूट गया, छूट गया। हम लिखते हैं यहाँ पे, रुक जाइए, देखो कहे ना हमारा दिमाग एकदम नहीं काम कर रहा है, डॉक्टर भुला के देखो। हाँ मेरे भाई, किस राज्य में कितना किलोमीटर गंगा नदी बहती है ये तय है। ये क्या है? 45 किलोमीटर करती है। 45 किलोमीटर। हाँ तो लिख लो, क्या दिक्कत है? एकदम उखड़ के बोल रहा, लड़ाई करेगा कहाँ हमरा से? उत्तराखंड में कितना किलोमीटर? 110 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर? 1450 किलोमीटर। बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में 420 न 420 तो आप बढ़िया याद करें। मैं लिखिए इसको, जिसका छूट गया उसको लिखिए, लिख लिए ना। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450, बिहार में 445। और कौन हिला रहा है टंडवा के रे? और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। ठीक है, इसका देखिए, इसका कुल जो अपवाह क्षेत्र का द्रोणी है, कुल अपवाह क्षेत्र मतलब इसका वो जितना मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या बह रहा है, तो शुरुआत यहाँ से होगा, खत्म कहाँ तक हो गया है? यहाँ तक। तो इसका कुल जो अपवाह द्रोणी है 8.6 लाख किलोमीटर वर्ग मीटर स्क्वायर, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका प्रवाहित जलधारा है। समझ लीजिए कितना बड़ा इसका क्या है? अपवाह तंत्र है। समझ रहे हैं? तो लिखिए इसको, भारत में गंगा नदी का अपवाह द्रोपी, भारत में गंगा नदी का, लिखिए भारत में गंगा नदी का अपवाह द्रोपी 8.6 लाख किलोमीटर, द्रोपी 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखिए, गंगा नदी के किनारे कुछ बड़े बड़े क्या हैं? शहर अवस्थित हैं, जो अक्सर एग्जाम में क्या होता है? पूछता है। तो लिखिए इसमें, गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर, गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर कौन है? कानपुर। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर कौन है? कानपुर है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर कानपुर। एटलस में जाइए, कानपुर को ढूंढिए, एटलस में जाइए, कानपुर मिलेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और गंगा के किनारे किनारे चलिएगा, देखिएगा कानपुर कहाँ मिलेगा। अरे मिल गया, कानपुर मिल गया, तो अंडरलाइन कर लीजिए। हमारा यहाँ से सूझ रहा है कानपुर, ये सब का उगा में नहीं सूझ रहा है। अंडरलाइन करो। दूसरा अपन एटलस दूसर के है, दूसर का नहीं कीजिएगा, दूसर के जगह है यही करेगा। और ना हेडलाइटर ना येलो कलर का रखा कीजिए, रंग बिरंगा कुछ ही रखते हैं। अब चलते हैं गंगा नदी के फिगर की ओर। हम क्या करते हैं? चलते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है, बुढ़ौती में तो और गर्मी लगता है आदमी के। हाँ
किसको? और अब बुढ़ौती में सब ठीक लगता है रे। एक समय ऐसा आएगा कि अब आपको हर चीज क्या लगने लगेगा, ठीक लगने लगेगा। गलत किया है तू भी ठीक है, मार लिया है तू भी ठीक है, गरिया लिया है चल तू भी ठीक है। अब कोई मतलब ही नहीं रहा, सब ठीक है अपने अपने जगह पे। चलो अब हमारे साथ चलो, गंगा नदी के सैर करो। अब गंगा नदी क्या करते हैं, गंगा मैया को निकालते हैं। अब बिहार में प्रवाहित करा करके बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करवा देंगे, ठीक है। ये कौन सा झील है, मानसरोवर? कौन सा ग्लेशियर है जी? सतोपथ ग्लेशियर है। सब चौपटे है, तोनी पढ़ल लिखल से हमरा सतोपथ ग्लेशियर। अब सतोपथ ग्लेशियर से दो नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी निकलेगा धौली गंगा और एक निकलेगा विष्णु गंगा। इनमें से आएगी धौली मैया, आने से आएगी विष्णु भगवान। आइए, ये कौन हो गया, विष्णु गंगा। आई कौन हो गया, धौली गंगा। और यहाँ पर मिलेगा तो एक प्रयाग बनेगा। कौन सा प्रयाग कहलाएगा ये, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से आगे जब बढ़ेगी तो इसी को कौन सी बोल देंगे, कौन सी नदी बोल देंगे इसको, अलकनंदा। अभी क्या कहलाएगी, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। अलकनंदा के किनारे कौन सा अवस्थित है, बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ क्या बना हुआ है, फिल्म भी बना हुआ है ना। उसमें साक्षात विष्णु भगवान क्या दिखाया गया है कि नहीं है। अब देखिए, अवेनिया से बनेगी अलकनंदा। ये कौन भाग के आएगी, अलकनंदा। और अलकनंदा कुछ दूर आगे बढ़ेगी तो वो आवेगी कौन, इनमें से मंदाकिनी जी आवेंगे। कौन आएगी, मंदाकिनी। नंदाकिनी की मंदाकिनी, नाम बदलते हैं, नंदाकिनी। कौन आएगी, नंदाकिनी। नंदाकिनी से यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन जाएगा, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ये देखिए, ये प्रयागवन याद रखिएगा। इसे पढ़ावे की हमारी इच्छा जरकों ने करता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। इन्हें से एक नदी अब आएगी। कौन नदी अब आएगी, पिंडार की पिंडर। पिंडर जी आवेंगे, इन्हें पिंड प्रदान जिनको करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन जाएगा, कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। अब इन्हें से एक नदी यहाँ प्रवाहित होगी। कौन नदी, मंदाकिनी। अब कौन प्रयाग बनेगा, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से कहाँ प्रवाहित हो जाएगा, नीचे की ओर होगा है। अब चलते हैं किधर से, अब एक नदी आएगी इधर से आएगी। अब कौन आएगी, गंगोत्री से निकलेगी। कौन, गंगा। अभी गंगा जी नहीं आए हैं। अभी कौन सा ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है,
बड़ा। कि सबसे ऊंचा कौन है? भारत में भैया हाँ, भारत में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तबे तो हम कह रहे हैं कि हमारे कोचिंग में इतना बढ़िया बढ़िया लड़का लड़की पढ़ रहा है, खाली रिजल्ट में नहीं हो रहा है। कहाँ पे? सतोपथ ग्लेशियर। अब बुढ़ौती में हाथों नहीं जाता उतना ऊपर, समझिए। तो कुछ कफे करेगा, थोड़ा थोड़ा हाथ ऐसे 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 ऐसे। अच्छा पहले इसको बनाइए आप लोग, इतना बनाइए। उतनी सुम में ना बनाओ, बड़का को फिगर में बनाओ। ए लाडो तोरे कह रहे हैं जितनी सुम तू हटा रही है। ऐसे करके बनाओ, देखो फिगर को कॉपी हॉरिजॉन्टल कर लो। अब ऐसे बनाओ, इनर से इनर से बनेगा, समझ गई? लो, जिसको भी फिगर बनाना कॉपी हॉरिजॉन्टल करो, हॉरिजॉन्टल करो, नहीं तो रुक जाओ, बनाए मत करो। अब ये राव बनावे दो तब बनाना। देखिए ये कौन नदी निकलेगी? जाह्नवी नदी। कौन नदी? जाह्नवी नदी। जाह्नवी नदी आगे जब बहेगी तो गोमुख आवेगा। यहाँ पे कौन आवेगा? गोमुख आएगा। और ठीक है, और गोमुख के बाद इसका नाम क्या बोला जाएगा? भागीरथी में। भागीरथी में। अब भागीरथी से इधर से कौन आएगा? भिलांगना। इधर से कौन आएगा? भिलांगना नदी आएगी। ठीक है, अब भिलांगना के बाद कौन सा प्रयाग बन जाएगा? गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग बन जाएगा। ठीक है, और गोविंद प्रयाग के पास एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध, इसको याद रखिएगा। बांध भी हम इसी पर कुछ मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में टिहरी बांध है। ठीक है, और टिहरी बांध, इसके बाद यहाँ चल पड़ेगी कौन नदी? और चलो रे कहाँ? अभी कहाँ चल दिया है? और यहाँ पे मिलेगी मंदाकिनी, और इन्हें से कौन मिलेगा? भागीरथी। और दोनों, हाँ अच्छा, दूध प्रयाग ठीक है जो था जी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, और इन्हें से मिलेगा कौन? भागीरथी। और इन्हें से कौन मिलेगा? मंदाकिनी। और दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? देवप्रयाग। कौन प्रयाग? और देवप्रयाग में क्या बन जाएगी? गंगा। देवप्रयाग में कोई क्या बन जाएगा? गंगा। अब बनाइए, अब इसको हम आगे लेकर जाएंगे। पहले इतना बनाइए, कहा कि यहाँ लंबा जाएगा, फिगर पड़ गया छोटा। पहले इतना बनाइए। सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर, इन्हें से निकला धौली गंगा, इन्हें से निकला है विष्णु गंगा। मिलकर क्या बन गया? विष्णु प्रयाग। और जब आगे बढ़ी क्या कहलाया? अलकनंदा। क्या कहलाया? अलकनंदा। फिर कौन नदी आई? नंदाकिनी। तो कौन सा प्रयाग? अलकनंदा। नंदाकिनी में कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर पढ़ रहा है आगे, और फिर कौन नदी आया? पिंडार। फिर नंद प्रयाग, नंदाकिनी, इसको मिल कौन सा प्रयाग बन गया? कर्ण प्रयाग। क्या? हमारा नहीं करवाना, कोई नहीं करवाना। लो ना, आप दोनों को जब हंसते देखते हैं ना, तो हमारा कुछ साल पहले बीता हुआ कहानी याद आता है कि हम आपसे 10 गुना जोली मूड में रहते थे। 10 गुना नहीं, आप लोग अच्छा मतलब इसी प्रकार से पढ़ाई एंजॉय करके पढ़ते रहिए।
हमेशा जॉली मूड में रहते थे, एकदम नटखटी मूड में, लेकिन अब लग रहा है जिंदगी बोझे बन गया है। चलिए लिख लिया इसको। अलकनंदे अभी अटकल है रे। ई धौली गंगा, धौली गंगा। एक चीज कहेंगे कि अभी आप डिप्रेशन में ये सब कहाँ, एंजाइटी वगैरह ये सब को नहीं होना चाहिए। आप लोग एकदम जॉली मूड में जिंदगी जिए हैं। क्या तो डिप्रेशन में तब जाएगा जब तेरा कोई धोखा दे रहेगा। आओ तो कोई उपाय नहीं है डिप्रेशन में जाके। या तो तू देखता होगा, वो नहीं देखती होगी। हाँ, कौन वाला? कन्ने रे, गोविंद प्रयाग, भागीरथी, भागीरथी, रश्मिरथी। रश्मिरथी कहीं पढ़ने का मौका मिले तो एक अच्छा किताब है, उसको पढ़िए। हाँ हाँ, दुर्योधन बान मुझे। हाँ, और एक किताब हम पर्सनली कहेंगे आपको पढ़ने के लिए, एक 70 रुपये का किताब आता है, ए वेटिंग फॉर ए वीजा, वीजा की प्रतीक्षा में। आपके पास जितना डिप्रेशन है 70 पन्ना का किताब है, आप तो क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेरा बात मानिए। आपसे ज़्यादा डिप्रेशन तो उनको होना चाहिए था, बाबा साहब अम्बेडकर को, जब उनको जाति के नाम पे प्रताड़ना किया गया था। समझ गए हैं? लिख लिए? अरे मोबाइल का इस्तेमाल करो, फोटो खींचो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, न ले पूरे हटेले हैं। एक बात आज बोलना चाह रहे हैं, पर्सनली जो हम झेल रहे हैं उस चीज को आपको बोलना चाहेंगे। दोस्ती यारी सब बना के रखिए, ठीक है, लेकिन किसी पे आश्रित नहीं होइए। आश्रित कहने का मतलब ये हुआ नहीं कि आप उससे उम्मीद मत रखिएगा कि सब कुछ ही क्या कर देगा, मेरा ये कर देगा, क्योंकि आपको हर कोई क्या देने वाला है, धोखा देने वाला है। हमारा जीवन में मित्र बहुत कम रहा, 4 मित्र है, 2 कट गया है, अब खत्म हो चुका है, 1 बचा है, 2 बचा है, 1 भी खत्म होने वाला है, 1 भी खत्म होने वाला है। अब बचेगा 1, तो हम उसको साइड कर देंगे। हाँ तेरी खे, बोलो बोलो। अरे भाई, गोविंद प्रयाग के बाद टिहरी बांध है, एक ऊपर भिलांगना है, भागीरथी है। अपना कॉपियां दे दीजिए ना, लिख लेगी, छाप लेगी। और एक बात हमेशा कहते आए हैं कि अपनी राज की बातें कभी अपने दोस्त को ना बताएं, चाहे कितने भी प्रिय मित्र, क्योंकि जब वो आपको दुखती नस पे हाथ रखेगा तो आप सह नहीं सकते हैं। अभी हमारे साथ वही हो रहा है, हमारे एकदम दुखती नस पे हाथ रखा है, हम छटपटा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम करें या क्या हम नहीं करें, क्योंकि हम अपनी कमजोरी क्या किए हैं, अपने मित्र को बता दें। तो अभी हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उम्र नहीं है। कहिएगा हाँ हाँ थोड़ा जरा मिलता तो ज्ञान दे रहा है, हम देख लेवे, नहीं देख पाइएगा, नहीं सह पाइएगा, यकीन नहीं है। आज के दिन तारीख याद कर लीजिए और लिख लीजिए। एग्जाम्पल काहे दे रहे?
अरे हम बोल रहे हैं तो गलत तुम बोल रहे हैं। अगर 40 साल हमारी उम्र है तो इतना लगता है कि तोर 20 साल उम्र तुम्हारा कितना है 40 साल, तो 20 साल का अनुभव तुमसे क्या है ज्यादा है। आई बलवा जो पका है रंग के तो नहीं पकाए हैं नहीं ना, गौर से करेगा तो एक दो पक्कल मिलेगा, उसको हम झाँक लेते हैं। ठीक है बात तो हम लोग का भी करते हैं। क्या बात तो हम लोग का भी करते हैं। देख रहा है डिफेंड कैसे कर रहा है, हम लोग खुद पे नहीं ले रहा है, इसको कहते हैं विवेकवान। तुम्हारा दोस्त था, तुम पूछो उसको, हम पसंद नहीं है, हमारे पास नहीं आता है, कहीं और दिल लग गया वहां जाता है, अब तुम ही चले जाओगे तो हम तुम्हारे पास फोन करेंगे हैं? हम एक ही चीज कहेंगे, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, पढ़ाया है मैंने, आप उसको भरपूर प्रयोग अपने जीवन में कीजिए। हम कभी भी किसी भी इंसान को ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पास ही पढ़िए। हाँ, एक चीज हमेशा कहते आ रहे हैं, आपको जहां दिल लगे वहां जाकर के पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई आप कीजिए, पढ़ाई किसी भी कीमत पर बंद नहीं कीजिएगा। परिस्थितियां चाहे न कितना भी विपरीत क्यों ना हो जाए, बाकी आप खुद स्वतंत्र हैं, आप खुद समझदार हैं। हम किसी भी व्यक्ति को, एक बच्चा से लेकर के एक उम्र दराज तक, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझा और न ही कभी किसी को बेवकूफ़ समझा। समझ गए? तो ना हम आपको बेवकूफ़ समझते हैं और ना ही हम आपको कमजोर समझते हैं, आप बलवान हैं। ठीक है, बस अपनी ताकत को क्या कीजिए, पहचान लीजिए। आज के लिए क्लास यहीं तक समाप्त होता है।